हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हमारे एमसीक्यूज़ की, जो कि हमारे लिमिटेशन एक्ट 1963 के रहेंगे। आप सभी को पता है जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो हर एक जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, टोर्ट इन द लिमिटेशन एक्ट 1963 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो हमारी डेफिनेशन है टोर्ट की, उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट में क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा टोर्ट है वो कहाँ डिफ़ाइन कर रखा है हमारे लिमिटेशन एक्ट के अंदर। तो ये हमारे डेफिनेशन क्लोज जो हमारा डेफिनेशन सेक्शन है 2, उसके सेक्शन नंबर 2M के अंदर डिफ़ाइन है। तो यहाँ पे जो टोर्ट वर्ड है वो कहाँ डिफ़ाइन है, सेक्शन 2 सब क्लोज M के अंदर। और उसके अंदर ये बोल रखा है कि जो टोर्ट है लिमिटेशन एक्ट के अंदर वो इंक्लूड्स करता है सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट विल बी द limitation period for instituting a suit for which no specific period of limitation is provided under Limitation Act 1963। जैसा कि आप सभी को पता है जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है उसका जो हमारा आर्टिकल नंबर 113 जो है वो ये कहता है कि जहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड है वो अगर प्रिस्क्राइब नहीं है तो वहाँ पे जो हमारा पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड है, वो 3 ईयर रहेगा। तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ सूट अंडर आर्टिकल 113 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसी का सेम क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा घुमा के दे रखा है। यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर वो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और जैसे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वैसे उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 गिव्स रिकग्नाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एडवर्स पोजीशन। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो एडवर्स पोजीशन है वो हमारा जो सेक्शन 23 है, जो हमारा सेक्शन नंबर 27 है वो बात करता है एडवर्स पोजीशन के बारे में। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन एडवर्स पोजीशन के ऊपर आ जाएगा तो हमें आंख बंद करके निशान कहाँ लगाएंगे, हम सेक्शन नंबर 27 के ऊपर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है वेयर इन एनी केस द सूट और अप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन फ्रॉड मिस्टेक द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or the mistake the statement is। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, ये कह रहा है जहाँ पे सूट या एप्लीकेशन अगर बेस्ड है फ्रॉड या मिस्टेक के ऊपर तो वहाँ पे जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब शैल नॉट बिगिन टू रन, वो कब चालू नहीं होगा जब तक कि जो प्लेंटिफ है या एप्लीकेंट है उस फ्रॉड को या मिस्टेक को डिस्कवर्ड नहीं कर लेता है। तो अगर हम इसकी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कोई भी अगर चाहे वो सूट हो चाहे एप्लीकेशन हो, अगर वो बेस्ड है मिस्टेक के ऊपर या फ्रॉड के ऊपर, तो जब तक प्लेंटिफ या एप्लीकेंट की नॉलेज में फ्रॉड या मिस्टेक्स नहीं आ जाती तब तक जो हमारा प्रिस्क्राइब जो हमारा लिमिटेशन पीरियड है वो शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है हमारी, ये हमारी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये हमारे सेक्शन नंबर 17 में प्रोवाइडेड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो सेक्शन 17 है वो क्या बात करता है, वो कह रहा है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड of the defendant or respondent or his agent
The knowledge of the right or title on which a suit or application is founded is concealed by the fraud of any such person as aforesaid. The suit or application is for relief from consequences of mistake or where any document necessary to establish the right of the plaintiff or applicant has been fraudulently concealed from him. यहाँ पे जो हमारी मेन चीज़ है वो है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बिगिन टू रन अनटिल प्लेंटिफ और अप्लीकेंट हैज डिस्कवर्ड द फ्रॉड और मिस्टेक और कुड विद रीजनेबल डिलीजेंस हैव डिस्कवर्ड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो सेक्शन 17 में हमारे 4 क्लोज दे रखे हैं ABCD करके, और फिर बाद में नीचे हमारे लिमिटेशन पीरियड के बारे में बता रखा है कि जो लिमिटेशन पीरियड है वो शेल नॉट बिगिन टू रन, वो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि प्लेंटिफ या अप्लीकेंट हैज़ डिस्कवर्ड द फ्रॉड और मिस्टेक। जब तक वो अप्लीकेंट हो चाहे वो प्लेंटिफ हो, जब तक फ्रॉड या मिस्टेक को डिस्कवर्ड नहीं कर लेता है तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो जो हमारा 5th जो क्वेश्चन रहेगा उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू भी है और कहाँ डिफाइन कर रखी है, सेक्शन नंबर 17 के अंदर। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो रहेगा ए सूट फाइल्ड ऑन द डे नेक्स्ट टू द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग देयर ऑफ विल नॉट बी बार्ड बाय टाइम। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी सूट अगर हम लास्ट डेट है लिमिटेशन पीरियड की और उससे अगले दिन फाइल करते हैं तो बार नहीं किया जाएगा, उसको मना नहीं किया जाएगा। कब मना नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो कह रहा है इफ़ द प्लेंटिफ वॉज आउटसाइड इंडिया ऑन द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन। अगर हमारा प्लेंटिफ जो है वो इंडिया के बाहर था जिस दिन लास्ट डेट थी लिमिटेशन पीरियड की। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है इफ़ द प्लेंटिफ वाज अनवेल एंड सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर ऑन द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन। यदि जो प्लेंटिफ है वो हमारा अनवेल था या फिर स्प्रिंग वायरल फीवर हो रखा था उसको लास्ट डे जो थी हमारी लिमिटेशन पीरियड की उस दिन। और सी ऑप्शन जो है वो हमारा कह रहा है इफ़ द कोर्ट वाज क्लोज्ड फॉर हाफ एन आवर ऑन द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन, कि जो हमारा कोर्ट है वो क्लोज था हाफ एन आवर के लिए जिस दिन हमारी लास्ट डेट थी लिमिटेशन पीरियड की। इफ़ द एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ फॉरगॉट टू द फाइल प्लेंट ऑन द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन, या फिर एडवोकेट भूल जाता है, प्लेंटिफ का जो एडवोकेट है वो भूल जाता है प्लेंट को फाइल करना लास्ट डेट को जब हमारे लिमिटेशन पीरियड की लास्ट डेट थी उस दिन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे सेक्शन नंबर 4 जो है, सेक्शन नंबर 4 जो हमारा लिमिटेशन एक्ट का जो है उसके अंदर डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ देखिए आप, ये हमारा जो सेक्शन नंबर 4 है वो कह रहा है एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड व्हेन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड द सूट अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। यहाँ पे सेक्शन 4 जो बात करता है वो ये कह रहा है अगर हमारी एक्सपायरी डेट है लिमिटेशन पीरियड की और उस दिन कोर्ट जो है क्लोज्ड है, तो जो हमारा कोई भी चाहे सूट है, चाहे अपील है, चाहे एप्लीकेशन है, वो जिस दिन भी हमारा कोर्ट खुलेगा उस छुट्टी के बाद, जिस दिन भी रीओपन होगा हम उसी दिन फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर सेक्शन नंबर 4 की जो एक्सप्लेनेशन है वो दे रखी है। यहाँ पे ये बताएगा कि किस दिन को हम कोर्ट क्लोज्ड मानेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है ए कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड ऑन डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द नॉर्मल वर्किंग डे, ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल वर्किंग डे, यानी कि अगर नॉर्मल वर्किंग डे के किसी भी पार्ट में वो बंद है, क्लोज्ड है, तो कोर्ट को क्लोज्ड माना जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो बात कर रहा था नॉर्मल वर्किंग आवर्स की, जिसमें हाफ एन आवर्स के लिए जो हमारा कोर्ट था वो बंद हो रखा था। तो
इसी बेस पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि इफ़ द कोर्ट वाज क्लोज्ड फॉर हाफ एन आवर ऑन द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन पीरियड। 7th क्वेश्चन है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है द डे ऑन विच जजमेंट प्रोनाउंस्ड शैल बी इंक्लूडेड, यानी कि क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है हमसे कि अगर हम लिमिटेशन पीरियड जो है वो काउंट कर रहे हैं अपील के लिए, तो उसके अंदर क्या कंप्यूट किया जाएगा। द डे ऑन विच जजमेंट प्रोनाउंस शैल बी इंक्लूडेड, क्या जजमेंट का डे जिस दिन वो प्रोनाउंस की है उसको शामिल किया जाएगा। द डे ऑन विच जजमेंट प्रोनाउंस शैल बी एक्सक्लूडेड, या फिर जो जजमेंट का डे है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। या सी ऑप्शन जो हमारा ये कह रहा है द डे ऑन विच जजमेंट प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर द ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ ए डिक्री शैल बी एक्सक्लूडेड, या फिर कोई भी डे जिस दिन हमारी जजमेंट अनाउंस हुई है वो, और कॉपी किसी भी डिक्री की कॉपी लेने के लिए जितना टाइम लगा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि जितना टाइम हमें कॉपी लेने में लगा या जजमेंट जिस दिन प्रोनाउंस की गई उन दोनों ही दिनों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि शामिल नहीं किया जाएगा, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। द टाइम टेकन फॉर प्रिपेयरिंग द डिक्री बी इंक्लूडेड, या फिर उस टाइम को जितना कि डिक्री को प्रिपेयर होने में लगा उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो डे है जजमेंट का और जो टाइम है रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ द डिक्री शैल बी एक्सक्लूडेड, यानी कि ये दोनों ही टाइम पीरियड जो हैं वो हमारे एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे जब हम कंप्यूटिंग करेंगे लिमिटेशन पीरियड की किसी भी अपील को फाइल करने के लिए। और ये हमारा डिस्क्राइब कर रखा है सेक्शन नंबर 12 का सब क्लोज 2। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं सेक्शन। जो हमारा सेक्शन 12 है वो बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे जो हमारा सब क्लोज 2 है, यहाँ पे हमारा जो सब क्लोज 2 है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो कह रहा है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एन अपील और द अप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिविजन फॉर रिव्यू ऑफ ए जजमेंट द डे which the judgment complained of was pronounced and the time requisite for obtaining a copy of decree, sentence or order appealed from or sought to be revised or reviewed shall be excluded। यानी कि ये कह रहा है चाहे हमारी अपील की एप्लीकेशन है, चाहे किसी चीज़ की भी, चाहे रिव्यू की, चाहे रिवीजन की, चाहे जजमेंट की, तो वहाँ पे जो है जहाँ पे जजमेंट प्रोनाउंस्ड होगी और जितना भी टाइम रिक्विजिट टाइम होगा ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ ए डिक्री, उन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा सेक्शन 12 सब क्लोज 2 बात करता है।